नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइन। सऊदी अरब और रूस तेल उत्पादन में कटौती रखेंगे जारी। तेल बाजारों को स्थिर और संतुलित रखना है मकसद। ओपेक प्लस का है समर्थन। एनसीआर में एक्यूआई पहुंचा गंभीर श्रेणी में। जीआरएपी स्टेज 4 तत्काल प्रभाव से लागू, लगेंगे कई कड़े प्रतिबंध। और भारत में पहली बार आएगी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने शुरू किया है ड्राफ्ट पर काम। देश के समग्र सुरक्षा उद्देश्यों को डिफाइन करती है राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति। आइए खबरों की शुरुआत करें। डिमांड और सप्लाई इकोनॉमी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। पूरी इकोनॉमी ही डिमांड और सप्लाई के इर्द गिर्द घूमती है। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है तो इस खबर पर नजर डालिए। हाल ही में शीर्ष तेल निर्यातक देश सऊदी अरब और रूस ने बताया है कि वे इस साल के अंत तक अपने अतिरिक्त स्वैच्छिक तेल उत्पादन में कटौती जारी रखेंगे। दोनों देशों ने कहा है कि इस कटौती की समीक्षा अगले महीने की जाएगी ताकि इसे बढ़ाने या घटाने पर विचार किया जा सके। सऊदी अरब ने डिसाइड किया है कि वह प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल की अतिरिक्त स्वैच्छिक कटौती जारी रखेगा। वहीं रूस ने भी घोषणा की कि वह दिसंबर के अंत तक अपने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात से 3 लाख बैरल प्रतिदिन की अतिरिक्त स्वैच्छिक आपूर्ति कटौती जारी रखेगा। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि तेल उत्पादन में यह कटौती क्यों की जा रही है। तो आपको बता दें कि ऐसी कटौती तेल बाजारों को स्थिर और संतुलित रखने के मकसद से की जाती है। तेल बाजारों के स्थिर और संतुलित होने से मतलब है कि किसी भी बाहरी प्रभाव से तेल की कीमतें प्रभावित न हों, तेल उत्पादन की प्रोसेस में घाटा ना हो। अगर दुनिया भर में तेल की सप्लाई बढ़ती जाएगी तो तेल की कीमतें गिर जाएंगी। इस विषय में और जानने के लिए आपको थोड़ा सा और पीछे जाना होगा। जब यूक्रेन पर रूस ने हमला किया था तो हमले के बाद तेल की वैश्विक कीमतें आसमान छू गई थीं। रूस चूंकि एक बड़ा तेल उत्पादक देश है तो यह आशंका थी कि युद्ध के कारण तेल उत्पादन प्रभावित होगा और सप्लाई कम हो जाएगी, जिससे कीमतें बढ़ा दी गई थी। इस घटना के कुछ महीनों बाद कीमतें घटनी शुरू हो गई। यूरोप में मंदी की आशंका के कारण पिछले सितंबर में तेल की कीमत गिरकर $90 से नीचे आ गई। ओपेक प्लस संगठन के सदस्य चिंतित हो उठे कि कमजोर वैश्विक अर्थव्यवस्था तेल की मांग को कम कर देगी। इसलिए तेल उत्पादन में कटौती की जाने लगी ताकि तेल उत्पादक देशों के मुनाफे में कमी न आने पाए। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में तेल बाजारों को स्थिर और संतुलित रखने के लिए जिम्मेदार ओपेक प्लस देश होते हैं। चलिए यहाँ ये भी समझते हैं कि ओपेक और ओपेक प्लस क्या है और इनमें क्या अंतर है। ओपेक का मतलब होता है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। 1960 में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने बगदाद सम्मेलन में इस संगठन को स्थापित किया। फिलहाल इसमें कुल मिलाकर 13 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। ओपेक विश्व बाजार में तेल की कीमतें निर्धारित करने के लिए तेल की आपूर्ति का प्रबंधन करता है ताकि किसी भी प्रकार के कीमतों में उतार चढ़ाव से बचा जा सके। वहीं ओपेक देशों के अलावा कच्चे तेल का निर्यात करने वाले देशों को ओपेक प्लस कहते हैं। ओपेक प्लस में शामिल मुख्य देश हैं अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, रूस, दक्षिण सूडान, कजाकिस्तान इत्यादि। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी जीआरएपी के चरण 4 को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। जीआरएपी के चरण 4 को तब लागू किया जाता है जब एक्यूआई 450 से ज्यादा पहुंच जाए। आपको बता दें कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान एक आपातकालीन उपायों का समूह है जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में एक निश्चित सीमा तक पहुंचने के बाद हवा की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के लिए लागू होता है। इसके तहत हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कई प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान को विस्तार में समझने से पहले आइए समझ लेते हैं कि एक्यूआई क्या है। हमारे देश में वायु गुणवत्ता को मापने के लिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई बनाया गया था। इसे 2014 में स्वच्छ भारत मिशन के तहत लॉन्च किया गया। वायु गुणवत्ता सूचकांक में 8 प्रदूषकों पर नजर रखी जाती है। ये प्रदूषक हैं PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB यानी लेड। इन्हीं 8 प्रदूषकों की मात्रा में उतार चढ़ाव से AQI स्कोर कम या फिर ज्यादा होता है। अब आप ये सोचिए कि प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करे।
सरकार ऐसे क्या काम करे कि प्रदूषण की सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे। सरकार के प्रदूषण को कम करने से रिलेटेड जितने काम होते हैं वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान या ग्रैप कहलाते हैं। ग्रैप के 4 स्टेज होते हैं, यानी प्रदूषण की मात्रा के आधार पर सरकार अलग अलग एक्शन लेती है। जैसे अगर AQI 201 से लेकर 300 के बीच है तो ग्रैप की स्टेज 1 के तहत सरकार कुछ चीज़ों में प्रतिबंध लगा देगी, जैसे इमरजेंसी के लिए ही डीजल जनरेटर का उपयोग, निर्माण साइटों पर एंटी स्मॉग गन लगाए जाए, पटाखों पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी इत्यादि। एयर क्वालिटी अगर 301 से 400 के बीच हो गई तो इस स्थिति में ग्रैप का दूसरा चरण लागू किया जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें डीजल जनरेटर का यूज पूरी तरह से बंद हो जाएगा। प्राइवेट गाड़ियों का उपयोग कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी। CNG इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो सर्विस में इजाफा होगा। सांस और दिल की बीमारी वाले लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जाएगी इत्यादि। ग्रैप का स्टेज 3 AQI 401 से 450 के बीच हो जाए तब इसे लागू किया जाता है। इसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के उपयोग को बढ़ाने के लिए और ज़रूरी काम किए जाएंगे। ज़रूरी प्रोजेक्ट को छोड़ के अन्य सभी निर्माण पर रोक लगा दी जाएगी। BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल कारों पर रोक हो सकती है। सबसे कड़े प्रतिबंध ग्रैप स्टेज 4 में लगाए जाते हैं। इसमें दिल्ली में ज़रूरी सामानों के अलावा अन्य डीजल ट्रकों की एंट्री पर रोक लगा दी जाती है। गाड़ियों को ऑड इवन पर चलाने का फैसला हो सकता है। केंद्र सरकार की प्रमुख योजना का नाम बदलना आंध्र प्रदेश सरकार को महंगा साबित हो रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG का नाम बदलकर PMAYYSR कर दिया था और केंद्र सरकार के लोगों के साथ अपने खुद के लोगों का इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश में रूलिंग पार्टी YSR कांग्रेस पार्टी है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 4000 करोड़ रुपए की फंडिंग पर अस्थायी रोक लगा दी है, जो आंध्र प्रदेश को पूंजीगत निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता योजना के तहत मिलना था। इसके साथ ही PMAYG योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए का भुगतान भी लंबित है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा योजना से YSR की ब्रांडिंग और लोगो हटाने की सहमति जता दी गई है, लेकिन बावजूद इसके धनराशि जारी नहीं की गई। ऐसा ही एक मामला पश्चिम बंगाल में भी हुआ था। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को बांग्ला आवास योजना के रूप में रीब्रांड किया, जिसके कारण 2022 से केंद्रीय धनराशि जारी नहीं की गई। इस वित्तीय वर्ष में भी संतोषजनक कार्य न करने के लिए पश्चिम बंगाल को धन जारी नहीं किया गया। चलिए समझते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। यह केंद्र सरकार की प्रमुख आवास योजना है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंदिरा आवास योजना को 1 अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसके उद्देश्य की बात करें तो मार्च 2022 के अंत तक सभी ऐसे ग्रामीण परिवार को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का घर उपलब्ध कराना इसका मकसद है, जो बेघर हैं या कच्चे या टूटे फूटे घरों में रह रहे हैं। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL में जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को घर के निर्माण और मौजूदा कच्चे मकानों के उन्नयन के लिए पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। घर की लागत मैदानी क्षेत्रों में 60-40 और उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझा की जाती है। घरों के निर्माण के लिए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग, मुक्त बंधुआ मजदूर और गैर SC/ST वर्ग, विधवा महिलाएं, रक्षा कर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति तथा अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी जाती है। कई सालों के इंतजार के बाद भारत में पहली बार एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से इनपुट कलेक्ट करना शुरू किया है। इस प्रोसेस के बाद इस पर अंतिम कैबिनेट मंजूरी मिलेगी। हालांकि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति कब तैयार होगी, इसकी सटीक समय सीमा अभी पता नहीं है, लेकिन ऐसी जानकारी है कि कई मंत्रालय पहले ही ड्राफ्ट के विभिन्न पहलुओं पर NSCS को अपने इनपुट्स भेज चुके हैं। आइए समझते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति आखिर क्या है। एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति देश के सुरक्षा उद्देश्यों को डिफाइन करने वाला और इन्हें हासिल करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों का एक फ्रेमवर्क है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भारत के सामने क्या क्या सुरक्षा चुनौतियां हैं। देखिए, भारत जैसे देश में सुरक्षा की कई पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियां हैं। सीमा पार आतंकवाद, अवैध घुसपैठ, ड्रग्स और मादक पदार्थों की तस्करी, पूर्व में चीन के साथ सीमा विवाद, नक्सलवाद के साथ साथ और भी कई ऐसे पारंपरिक सुरक्षा खतरे हैं जिन पर भारत को हमेशा चौकन्ना रहने की जरूरत पड़ती है। साथ ही भारत के सामने नई और आधुनिक गैर पारंपरिक चुनौतियां भी हैं, जैसे वित्तीय और आर्थिक सुरक्षा की चुनौतियां, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से रिलेटेड मामले, अंतरिक्ष युद्ध, सूचना युद्ध, वित्तीय युद्ध इत्यादि। इसमें पर्यावरण से रिलेटेड मामले भी शामिल हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सभी पारंपरिक, गैर पारंपरिक राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों को परिभाषित करेगा और ऐसे खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही भी तय करेगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अधिकांश विकसित देशों में एक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति मौजूद है, जिसे समय समय पर अपडेट भी किया जाता है। समय समय पर अमेरिका, ब्रिटेन और रूस अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को अपडेट करते रहते हैं। चीन के पास भी ऐसी रणनीति है जिसे व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है। पाकिस्तान ने भी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अंडरलाइन करते हुए एक राष्ट्रीय सुरक्षा नीति 2022 से 2026 प्रकाशित की है। आइए जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। बीते वर्षों में भारतीय सिनेमा ने खुद को एक बड़े उद्योग के रूप में स्थापित किया है, लेकिन यह उद्योग पायरेसी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए सरकार ने एक संस्थागत तंत्र प्रदान किया है। साथ ही पायरेसी से संबंधित शिकायतों की सुनवाई और त्वरित कार्रवाई के लिए 12 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। यदि पायरेसी की बात करें तो पायरेसी एक तरह की चोरी है जिसमें कॉपीराइट वाली फिल्में, सीरीज, वीडियो या किसी भी प्रकार का कंटेंट जिसे गैर कानूनी तरीके से चोरी कर वेबसाइट्स या किसी ऐप पर अपलोड करना शामिल है। रूस ने परमाणु क्षमता वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बुलावा का सफल परीक्षण किया है। इसका परीक्षण अलेक्जेंडर 3 परमाणु सबमरीन से व्हाइट सागर में पानी के नीचे किया गया। आपको बता दें कि यह मिसाइल करीब 12 मीटर लंबी है और इसकी मारक क्षमता 8000 किलोमीटर से अधिक है। यह परीक्षण तब किया गया जब रूस ने परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी CTBT से बाहर आने का निर्णय लिया है। पिछले कुछ समय से कोबरा बल सुर्खियों में है। इसका पूरा नाम कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन है। कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की एक विशेष इकाई है जिसे 2008 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसकी 10 इकाइयां हैं जिन्हें मूल रूप से नक्सली समस्या का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था। यह सुरक्षा बल गुरिल्ला रणनीति और जंगली क्षेत्रों में लड़ने में माहिर है। इन्हें जंगल योद्धा के नाम से भी जानते हैं। लखनऊ के बटलर पैलेस को पर्यटक स्थल में बदलने के लिए उसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यह पैलेस राजस्थानी और इंडो मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण है। आपको बता दें कि 1965 में इंडो पाक युद्ध के बाद बटलर पैलेस को भारत सरकार द्वारा शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। यदि हम बटलर पैलेस के इतिहास की बात करें तो इसका निर्माण 1915 में अवध के आयुक्त हरकोट बटलर के लिए किया गया था। इस पैलेस का स्वामित्व महमूदाबाद के शाही परिवार के पास था, लेकिन आज़ादी के समय राजा मोहम्मद अमीर अहमद खान पाकिस्तान चले गए थे। प्लास्टिक आज वैश्विक पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े कारकों में से एक है। इन्हीं खतरों को कम करने के लिए जापान के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के प्लास्टिक को डेवलप किया है। यह प्लास्टिक एपॉक्सी रेजिन विट्रिमर पर आधारित है। इसे विट्रिमर में पॉलीरोटैक्सेन नामक एक अणु जोड़कर तैयार किया गया है। इसे VPR नाम दिया गया है। यह प्रचलित प्लास्टिक की तुलना में न केवल मजबूत और लचीला है बल्कि आंशिक रूप से बायोडिग्रेडेबल है। इस प्लास्टिक के समुद्र में बायोडिग्रेड होने के दौरान ऐसे अणु निकले जो समुद्री जीवन के लिए भोजन का काम भी कर सकते हैं। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, ओपेक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी।
रूस ओपेक का एक संस्थापक सदस्य है। कजाकिस्तान ओपेक प्लस का सदस्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3 या फिर सभी? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI को लॉन्च किया गया था 2014 में, 2015 में, 2016 में या फिर 2017 में? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला प्रश्न था, CTBT संधि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र ने CTBT को 1996 में अपनाया था। CTBT के तहत परमाणु हथियारों के परीक्षण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। चीन, भारत, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया ने अभी तक संधि का अनुमोदन नहीं किया है। उपरोक्त कथन या कथनों में से कौन सा या से सही है या है? केवल 3, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर सभी सही हैं? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विभिन्न उद्योगों में सिनगैस के तौर पर प्रयोग किए जाने वाले ईंधन में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? CO, NH3, CH3 या फिर CH4? सही ऑप्शन है CO यानी ऑप्शन ए। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही रखते हैं। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।